हाय, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम। बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर हम वन शॉट वीडियो कवर करने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड वन शॉट में कंप्लीट करा दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। देखिए, बड़ा लिमिटेड सा लेसन है और ध्यान रखना इस लेसन से बच्चों आपके जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो जरूर पूछे जाते हैं, जिसमें वेरियस टाइप के जो डैम्स है ना उनकी लोकेशन वो पूछी जाएगी। अब ये लेसन देखा जाए तो काफी छोटा सा तो है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि एग्जाम में मान के चलेगा कि आने ही आने हैं, वो आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात इस लेसन के मेन कंटेंट की, जिसके अंदर में वाटर डैम्स, जी हाँ, डैम्स सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हम मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट के बारे में, उसके मेरिट्स क्या क्या है, उसके डीमेरिट्स क्या क्या है, और साथ ही हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं, जी हाँ, उसी के बारे में किस तरीके से ये किया जाता है, ये आपका ओवरऑल कंटेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर की। देखिए, वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्सेज ही है, तो इसे हम रिन्यूएबल की कैटेगरी में डालते हैं, यानी कि इसका कंजप्शन हो जाता है तो हम दोबारा से इसे रिन्यू कर लेते हैं। देखा जाए तो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर, बट ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन इज ऑफ इट्स अकाउंट फॉर फ्रेश वाटर फिट फॉर यूज। बताया गया कि 3/4 यानी कि हमारे पृथ्वी पे 3/4 जो है वो वाटर ही अवेलेबल है। इसी वजह से अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें बताया गया कि जो फ्रेश वाटर, जिसे हम मीठा पानी कहते हैं, बिल्कुल ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो बहुत ही कम हमारे पास अवेलेबल है। दिस फ्रेश वाटर इज mainly obtained from surface runoff and groundwater that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle। तो इसके थ्रू हम इसे रिन्यू करते हैं, ठीक है, जैसा कि चार्ट में आप देख भी सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ फैक्ट से रिलेटेड वाटर के बारे में, तो 96.5% बताया गया टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज अ ओशियन, यानी कि 96.5% ओशियन जो नॉन ड्रिंकेबल वाटर होता है, और सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर है, पीने वाला पानी, जो ज्यादातर आपको लेक्स में, रिवर्स में ही देखने को मिलता है, उसे भी प्यूरिफाई करना पड़ता है एक तरीके से। इंडिया रिसीव नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल पार्टिसिपेशन एंड रैंक 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। तो आप लगा लीजिएगा कि वर्ल्ड में 200 के आसपास कंट्री है, जिसमें इंडिया की जो रैंक है वो 133 के आसपास है। हम कितना ज्यादा पीछे है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम के बेसिस पे। इसीलिए यह कहा जाता है कि बाय 2025 इट इज प्रेडिक्टेड दैट लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया विल जॉइन कंट्रीज और रीजन हैव एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी, कि भारत के ऐसे कुछ राज्य या कुछ ऐसे एरिया उस लिस्ट में कंसिडर किए जा सकते हैं जहां पे वाटर स्कैरसिटी यानी कि पानी की कमी देखी जा सकती है। खास तौर पर आप देखते हो महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर जब भी पानी के क्राइसिस होता है तो कितनी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए हमें इनको कंजर्व करना काफी ज्यादा जरूरी है। वाटर स्कैरसिटी क्या होती है? पानी की कमी। द लैक सफिशिएंट वाटर एज कंपेयर टू इट्स डिमांड इन अ रीजन इज नोन एज अ वाटर स्कैरसिटी। सिंपल तरीके से कहने की कोशिश की जाए तो जब लोगों की जो डिमांड होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती है तो उसे हम एक तरीके से स्कैरसिटी के नाम से जानते हैं। जब यहाँ वाटर की बात हो रही है, लोगों की डिमांड है सफिशिएंट वाटर की, उनके पास वही अवेलेबल नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं वाटर स्कैरसिटी की बात करते हैं, ठीक है। कॉजेस क्या है, कौन कौन से कारण है वाटर स्कैरसिटी के? तो है तो बहुत सारे, लेकिन हम मेजरली उनके बारे में बात करेंगे जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला है वो है ओवर इरिगेशन। इरिगेशन कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपको कोई भी क्रॉप्स को ग्रो करना है तो उसके लिए इरिगेशन की तो जरूरत होती है। आम भाषा में से हम पानी कह सकते हैं, सिंचाई कह सकते हैं, लेकिन हम जब ज्यादा यूज करने लग जाते हैं तो इससे क्या हो जाता है, ओवर इरिगेशन की वजह से वाटर स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक्सेसिव यूज देखा जाए तो जब हद से ज्यादा जब पानी का जब यूज होता है तो इससे भी वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम होती है। एक आप ऐसा भी कह सकते हो कि देखिए हमारे इंडियन स्टेट्स के अंदर ऐसे बहुत से स्टेट है जहां पे वाटर को लेकर ना डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारी
जो कंट्री है वो काफी डाइवर्स वाली है। कुछ आपको ऐसे स्टेट्स मिलेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं अरुणाचल प्रदेश देता हूं तो वहां पे वाटर रिसोर्सेज अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं लैग कर जाता है। राजस्थान के अंदर आपको एक तरीके से जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर भी वाटर की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम अनइक्वल एक्सेस के नाम से जानते हैं कि कुछ लोगों के पास इतना ज्यादा है तो कुछ लोगों के पास इतना सा भी नहीं है। और कहीं ना कहीं लार्ज पॉपुलेशन हर एक फैक्टर के अंदर इन्वॉल्व रहती ही है कि इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लोगों की डिमांड्स जो होती है वो कभी कम नहीं होती, डे बाय डे बढ़ती ही चले जाती है। लेकिन हमें इस चीज का ध्यान में रखना चाहिए कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड तरीके से अवेलेबल है, इसलिए ध्यान से इनका यूज करना जरूरी है। तो ये सारे कॉजेज है वाटर स्कैर्सिटी को लेके। नेक्स्ट हम बात करते हैं डैम्स, जिसे हम बांध के नाम से जानते हैं। अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर द ऑब्स्ट्रैक्ट डायरेक्ट और रीडार्ट्स द फ्लो ऑफ वन क्रिएटिंग अ रिजर्वियर, लेक और इंपाउंडमेंट। तो वो डैम्स कहलाता है, जो कि पानी के बीच में हम इसे बांधते हैं, यानी कि एक तरीके से जो वाटर का फ्लो है, जो नेचुरल फ्लो है, उसे रोक देता है और थोड़ा थोड़ा भी जान देता है, जिससे कि जो वाटर कंजर्व है वो यहाँ पे आराम से हो जाता है। और यही वाटर कंजर्व इरिगेशन के लिए आगे काम आता है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम आता है, और भी इसके वेरियस यूजेस होते हैं। ठीक है, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट क्या है? तो ये इसी डैम से रिलेटेड है, क्योंकि इसका एक से ज्यादा चीजों में काम किया जाता है। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट लार्ज डैम्स दैट सर्व सेवरल पर्पस इन एडिशन टू इंपाउंडिंग द वाटर ऑफ अ रिवर एंड यूज लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चरल फीड्स। तो हम जैसे एग्जांपल की भी बात करते हैं तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अब इनके बस नाम याद रख लीजिएगा। एक हो गया सतलज बीस रिवर बेसिन, उसके अलावा बाकरा नागल प्रोजेक्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से बांध बनाए जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। एडवांटेज क्या है, क्या क्यों करे जाते हैं, क्यों इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है? देखिए बहुत जरूरी है। जब 1947 के बाद हमने डेवलपमेंट की राह पकड़ी थी ना, तो हमारी लिस्ट के अंदर ये बड़े बड़े जो डैम्स थे ना वो भी इंक्लूडेड थे, क्योंकि इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रही थी और इनको क्रिएट करना काफी जरूरी था, क्योंकि इसके एडवांटेज काफी ज्यादा थे। वो कैसे कैसे थे? सबसे पहले देखो, इरिगेशन के लिए हमें पानी की जरूरत होती है, तो ये यहां से हमें मिल सकता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है, जो फ्लड होते हैं उसे कंट्रोल करने में, बाढ़ को कंट्रोल करने में, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए तो बहुत ज्यादा यूज होता है, और साथ ही फिश ब्रीडिंग के लिए भी डैम्स काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और इनलैंड नेविगेशन के लिए भी इनका काफी यूज किया जाता है, ताकि हमें अच्छी सी डायरेक्शन मिल सके। तो ये तो सब एडवांटेजेस हो गए, लेकिन वही चीज है ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अभी हमने सही चीजों के बारे में जाना, लेकिन इससे कुछ नुकसान भी होता है। सबसे पहला है कि बांध बनाने में, डैम्स बनाने में जो कॉस्ट लगती है वो काफी हाई होती है। इसके अलावा इसका एनवायरनमेंट के ऊपर भी थोड़ा अलग तरीके का असर पड़ता है, और साथ ही जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो भी काफी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट करती है। इसके अलावा जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जो जलीय जीवन जिसे हम कहते हैं पानी के नीचे वाला, उनको भी जो नेचुरल फ्लो है वो बिगड़ जाने की वजह से उनकी जो लाइफ होती है वो खराब पड़ती है। और साथ ही कभी कभार ये भी होता है कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो कभी कभार कम हो जाती है। इसके अलावा स्टेट्स के बीच में हमें डिस्प्यूट भी देखने को मिल जाता है डैम्स की वजह से, और साथ ही जो लोकल कम्युनिटी होती है उन्हें भी अपनी जगह को डिस्प्लेस करना पड़ता है, क्योंकि जब वहां पे डैम्स बनाए जाते हैं तो उस जगह को खाली करवा दिया जाता है। तो ये सारे मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट के डिसएडवांटेजेस हैं। तो आपको दोनों ही याद करके जाने हैं, अच्छे से समझ के जाने हैं। कोई भी एग्जामिनर आपसे पूछे तो आपको आराम से मेंशन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मूवमेंट्स अगेंस्ट मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। तो इसके अगेंस्ट में कुछ मूवमेंट्स भी है, उन्हें भी जान लीजिएगा। दिस प्रोजेक्ट वाज ऑफ मैनी न्यू सोशल मूवमेंट लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड तहरी डैम आंदोलन, इनका नाम याद रखिएगा। दिस इज ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज। जब लोकल कम्युनिटीज को उनकी जगह से हटाया जाएगा तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो स्ट्राइक करेगी, प्रोटेस्ट करेगी, तो उन्होंने इन राहों को पकड़ा। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट आर आल्सो बिकम अ कॉमन विद रिगार्ड्स टू शेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। तो हमें कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि इंटरस्टेट डिस्प्यूट भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है इन डैम्स की वजह से, जिसके अगेंस्ट में दोनों स्टेट्स के बीच में काफी डिस्प्यूट हो जाता है, और जब इनका सॉल्यूशन की बात होती है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर लेना पड़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, जो एक कॉमन सा टॉपिक है, आप जनरली भी इसे कर सकते हो, बस इसके अंदर कुछ लोकेशन है और कहां पे किस किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाता है उसे आप समझ लीजिएगा। सिंपली रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ द स्टोरिंग एंड यूजिंग ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट्स फॉल, यानी कि बारिश का जो पानी, वर्षा का जो पानी होता है उसे हम किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, मतलब इकट्ठा करके, उसके बारे में बताया जा रहा है। स्पेशली एग्जांपल दिया गया है हिल और माउंटेन्स रीजन के। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो पीपल्स है, वो एक तरीके से बिल्ड करते हैं डाइवर्जन चैनल, जिसे गुल्स और कुल्स के नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न हिमालय एग्रीकल्चर के, यानी कि उनकी सीढ़ी नुमा होती है, और जिससे कि जो फ्लो होता है ना वाटर का, वो एक सीढ़ी नुमा के अकॉर्डिंग सभी खेतों
खेतों के अंदर आराम से स्प्रेड हो जाता है। राजस्थान में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है जो काफी कॉमन है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो। इसके अलावा फ्लड प्लेन्स बंगाल के बताया गया, पीपल डेवलप ओवरफ्लो चैनल टू इरिगेट देयर फील्ड, यानी कि आप एक देखोगे एक सिंगल रोड है, बीच में ही उन्होंने कुछ ऐसे चैनल्स को क्रिएट कर रखा है ताकि इरिगेट के लिए काफी काम आ सके। एरिड और सब एरिड रीजन के अंदर बताया गया कि एग्रीकल्चर फील्ड वर कन्वर्टेड इन रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर दैट अलाउ टू वाटर टू स्टैंड द मोशन ऑफ द सोइल, तो यानी कि जैसे गड्ढे बना देना इनके लिए भी काम आता है। सेमी और एरिड रीजन राजस्थान का बताया गया कि ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स और टंकास फॉर स्टोरिंग ड्रिंक वाटर, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। इसमें एग्जांपल भी दिए गए बीकानेर, फलोड़ी और बर्मर की, इनका नाम याद रख लेना, इनफ है बस यही सारी चीजें। अगर एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे पीपल क्या करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कूल्स का निर्माण करते हैं जो वेस्टर्न हिमालयस के है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का करना हो या फिर अंडरग्राउंड टैंक्स और टंकास स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जैसे एग्जांपल दिया है। और एक और है मेघालय का एग्जांपल, जैसे जो बैम्बू ड्रिप होते हैं ना उसमें भी इरिगेशन सिस्टम की तरह काम कर सकते हैं स्टोरेज करके। तो कुछ इस तरीके से लोग अलग अलग एरियाज के अंदर वाटर को हार्वेस्ट करने का काम करते हैं, रेन वाटर को। ठीक है, यही था इस लेसन के अंदर, काफी लिमिटेड सा कंटेंट। होप्स हो कि आपको इस वन शॉट वीडियो के अंदर जो डिटेल टॉपिक्स थे वो आपको काफी अच्छे से समझ आ चुके होंगे। वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।